तो आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा बिहार के उप मुख्यमंत्री की कसम की भी है। टीम इंडिया के फैंस के लिए वेस्टइंडीज से एक और गुड न्यूज आई। दरअसल T20 वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम बारबाडोस से दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। ऐसे में रोहित और कुछ दूसरे खिलाड़ियों ने भी विमान में ट्रॉफी के साथ कुछ तस्वीरें खिंचवाई और सोशल मीडिया पर शेयर की। साथ ही लिखा कि वो घर लौट रहे हैं। वैसे अब तक भारतीय टीम बेरिल तूफान की वजह से वहीं फंसी हुई थी। उसके साथ BCCI के अधिकारी और सपोर्ट स्टाफ भी था। अब टीम इंडिया एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट से गुरुवार सुबह 6 बजे भारत पहुंच जाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गुरुवार को ही सुबह 11 बजे पूरी भारतीय टीम लोक कल्याण मार्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगी। फिर टीम सीधे मुंबई के लिए रवाना होगी जहां विक्ट्री मार्च निकाला जाएगा। ये विजयी जुलूस नरीमन पॉइंट से वानखेड़े स्टेडियम तक होगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अयोध्या की सरयू नदी में डुबकी लगाते हुए अपनी पगड़ी खोली जिसकी काफी चर्चा हो रही है। दरअसल उन्होंने 22 महीने बाद सार्वजनिक तौर पर ये पगड़ी निकाली। इससे पहले साल 2022 में उन्होंने JDU BJP का गठबंधन टूटने पर एक कसम खाई थी। तब उन्होंने कहा था कि वो नीतीश कुमार को गद्दी से उतारने के बाद अपनी पगड़ी उतार देंगे। लेकिन हाल ही में JDU और BJP का फिर से गठबंधन हो गया और सम्राट चौधरी डिप्टी CM बन गए। ऐसे में अब उन्होंने कहा था कि वो अयोध्या की सरयू नदी में स्नान कर ये मुरेठा भगवान राम के चरणों में अर्पित कर देंगे। लिहाजा उन्होंने ये पगड़ी रामलला के चरणों में अर्पित कर दी। साथ ही अयोध्या में ही अपने केश भी कटवाए और ये भी अर्पित कर दिए। सम्राट चौधरी अपने अयोध्या दौरे में हनुमानगढ़ी भी गए। पिछले 2 साल से हम लोग लगातार बिहार में एक अभियान चलाकर इंडी गठबंधन के सरकार को हटाना था। हम लोग मुख्यमंत्री बनाने के बाद ये हम लोगों ने तय किया कि अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम के चरणों में इसको समर्पित करने का काम करूंगा। राजस्थान के मकराना में एक शख्स को फेसबुक पर गैंगस्टर ग्रुप बनाना महंगा पड़ गया। दरअसल उसने सोशल मीडिया पर लिखा था कि नए गैंग के लिए 50 लोग चाहिए। साथ ही इस गैंग को कोई काम भी दिए जाने की बात लिखी। लेकिन जैसे ही ये पोस्ट वायरल हुई तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को शांति भंग करने के आरोप में पकड़ लिया। हालांकि फिर उसे जमानत पर रिहा भी कर दिया गया। बिहार में 2 और पुल ढह गए। इस बार भारी बारिश के बीच सिवान में ये छोटे पुल नदी में समा गए। इसमें एक पुल साल 1998 तो दूसरा साल 2004 में बनाया गया था। लेकिन अब मरम्मत न होने की वजह से वो कई टुकड़ों में बिखर गए। इन पुलों के गिरने से कई गांवों का संपर्क आपस में टूट गया है। कभी ट्विटर के मुकाबले शुरू हुआ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करना पड़ गया। कू के संस्थापक अप्रमेय राधाकृष्ण और मयंक वेदावत्का ने इसकी घोषणा की। खर्च बढ़ने और नए निवेशक न मिलने की वजह से ये फैसला लेना पड़ा। कभी इस कू ऐप पर रोजाना एक्टिव यूजर्स की संख्या 21 लाख पार कर गई थी और इस पर आम लोगों के अलावा 9000 से ज्यादा हस्तियों के भी अकाउंट थे। लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया। जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर धार्मिक सत्संग में होने वाली भगदड़ से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भगदड़ की घटना के बाद 121 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनों के तलाश में हैं क्योंकि भगदड़ के बाद से कई लोग लापता हैं और उनके परिवार वाले उनकी तलाश में दर दर भटक रहे हैं। हालांकि सरकार ने हादसे की जांच शुरू कर दी है, लेकिन ये सांप के निकल जाने के बाद लकीर पीटने जैसा ही मामला है। ऐसे में हाथरस जैसे हादसे से बचने के लिए खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। वजह से निकलने में धक्का मुक्की लगा तो गिर गए महिला। धक्का मुक्की से हम खुद ही गिर गए थे तो बहुत पकड़ के किनारे बैठ गए जमीन में। वो जो स्लिप कर रही थी इसलिए लोग आधे तो उसी में दब गए थे। जो स्लिप कर रही थी, जो गिर रहे थे तो वो उठ नहीं पा रहे थे। आज जो मंजर देखने को मिला है शायद ही उसकी कल्पना किसी ने नहीं करी थी। साजिश हो सकती किसी की या कुछ और हो सकता है, मुझे नहीं पता। मैं जब निकला था तो सब कुछ मैटर सही था, लेकिन इसके बाद पता नहीं क्या हुआ, लोग गिरते जा रहे थे। बाबा के पैरों की धूल से जिन्हें अपनी जिंदगी के संवरने की आस थी,
उनकी जिंदगी एक झटके में खत्म हो गई। हाथरस के फूलगढ़ी में मची भगदड़ की ये जगह देखते ही देखते 121 जिंदगियों के खत्म होने की कहानी में तब्दील हो गई। जहां हम खड़े हैं यहां से लेकर और हाईवे तक ही भगदड़ हुई और इसी दौरान 107 लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते गए, जिनमें बुजुर्ग, बच्चे और सभी लोग आते गए और 107 लोग काल के गाल में समा गए। इस लापरवाही के पीछे किसका हाथ है और क्या रहा पूरी लापरवाही, ये तो आने वाले समय में ही मालूम पड़ेगा। स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ आसपास रहते हैं, इनसे पूछते हैं क्या नाम है आपका? सोनू दीक्षित। दीक्षित जी, क्या हुआ पूरा यहाँ पे? जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ से भोले बाबा जा रहे थे इधर से, तो उनके पैर छूने के लिए, कुछ भी करने के लिए भगे आदमी, तो भगदड़ मची तो उसका आदमी कुछ दब गए नीचे, पैरों के नीचे, और कुछ इधर सामने यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे कुछ आदमी इधर जो रोड पकड़ते उसके ऊपर भगदड़ मची इस गेट से, तो उधर जाके गिर गए। तो उसको जो सेवादार थे उनके, उन्होंने निकाला, हम भी निकालने के लिए गए तो हमसे उन्होंने मना कर दिया, जाओ यहाँ से, आप कोई भी हाथ मत लगाओ इनसे। हमने मोबाइल से वीडियो बनाने की कोशिश की, उन्होंने मोबाइल छीन लिया, वीडियो नहीं बनाने दी, न फोटो खींचने दिया, और हमसे बोले यहाँ से चले जाओ, नहीं बहुत मारेंगे। कल तक इस जगह पर भक्तों की अपार भीड़ थी। चारों ओर सूरज पाल और भोले बाबा का जयकारा गूंज रहा था, जिन्हें नारायण साकार हरि के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, ये तस्वीर मातम में बदल गई। अब दर्शन करने आए थे, बहुत भीड़ आती। अब एक बिट्टू है, उसे गोदी लाए थे, वही को हाथ पकड़े थे, भैया बहन नहीं तो को जब बच्चा नीचे आई गया, नीचे आई गया। क्या भगदड़ मच गई थी क्या? हाँ, भगदड़ मच गई। घटनास्थल पर मौजूदा हालात देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस वक्त वहां क्या मंजर रहा होगा, जब हजारों हजार लोग एकमात्र रास्ते पर नारायण सरकार हरि की चरण धूल के लिए लपके होंगे और उन्हें काबू करने वाला कोई नहीं रहा होगा। बाबा नारायण साकार हरि का काफिला गुजर चुका था। पीछे सैकड़ों लोग अपने ही जैसे भक्तों के पांव तले रौंदे जा रहे थे, नीचे दबे हुए थे, दम तोड़ रहे थे। वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक सत्संग खत्म हो गया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी। रास्ता जाम हो रहा था, निकलने के लिए जगह नहीं थी, तो एक दूसरे हम खेत की तरफ से निकल रहे थे। वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मम्मी लेकर रही थी, तो अचानक ही धक्का मुक्की हो गई। अस्पताल में जब घायलों और मृतकों को पहुंचाने का सिलसिला शुरू हुआ तो हाहाकार मच गया। अस्पताल में न तो उतने डॉक्टर थे न इंतजाम, लेकिन घायलों और मृतकों के लाए जाने का सिलसिला जारी था। हाथरस, एटा, अलीगढ़, तीन जिलों तक अफरा तफरी मची हुई थी। जिलाधिकारियों से लेकर पुलिस कप्तानों और बड़े पुलिस अधिकारियों तक सभी नजर आ रहे थे। बस वो नजर नहीं आ रहे थे जिन्होंने ये आयोजन किया था, जिन्होंने वहां प्रवचन किया था, जो इसके पहले जिम्मेदार थे। आखिर जो एफआईआर हुई है उसमें आयोजकों का नाम तो है, लेकिन हम लोग कल से खबर देख रहे थे कि उस बाबा को पुलिस खोज रही है और एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है। कल मची भगदड़ के बाद से ही ये कहा जा रहा है कि स्वयंभू भोले बाबा भूमिगत हैं, यानी वो कहाँ हैं इसके बारे में पुलिस को कुछ नहीं पता। पुलिस बाबा के मैनपुरी आश्रम पर उसकी तलाश में पहुंची थी, लेकिन डीएसपी सुनील कुमार सिंह के मुताबिक बाबा नहीं मिले। सर्च ऑपरेशन में नहीं मिले। आप लोग सर्च ऑपरेशन में गए थे? हम यहाँ आए थे ये देखने के लिए कि क्या यहाँ पर कौन था, यहाँ परमिशन है क्या नहीं है। हम यहाँ आए थे, पूर्व परमिशन हुआ था यहाँ का तो वही देखने आया था मैं कि बाबा जी है या नहीं है, कहाँ है, क्या बात थी, क्या नहीं। लेकिन आश्रम के सेवादार का कहना है कि बाबा के फरार होने की गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। बाबा आश्रम में ही हैं। बाबा जी इस वक्त हैं कहाँ पे? ये प्रवास पर ही, ये अंदर प्रवास पर ही है, कहीं बाहर नहीं है, यहीं पर है। हाँ। कितने बजे आ गए थे वो? करीब 1:30 बजे समापन हो गया था, तो 2:30-3 बजे करीब 2:30-3 बजे करीब आ गए थे यहाँ पे। हाँ। तब से यहीं पर है? यहीं पर है। अच्छा, ये अफवाहें पता नहीं क्यों फैलाई जा रही है कि अंडरग्राउंड हो गए, फैलाई जा रही है कि बाबा फरार। हालांकि पूरे मामले में सेवादारों का रवैया भी सवालों के घेरे में है। कहा जा रहा है कि सेवादारों की तरफ से धक्का मुक्की की गई, जिसके बाद भक्तों में अफरा तफरी मच गई। यही वजह है कि पहली नजर में बाबा के सेवादारों की निजी सेना को ही हादसे का जिम्मेदार बताया जा रहा है।
घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है, इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे। और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना। लेकिन इस बीच जो सवाल लोगों के जहन में है उनका जवाब मिलना बाकी है। पूछा जा रहा है कि जब आयोजकों को पता था कि सत्संग में 80,000 लोग आ सकते हैं तो उस हिसाब से इंतजाम क्यों नहीं किए गए। सवाल ये भी कि सत्संग से पहले एग्जिट और एंट्री पॉइंट क्यों नहीं बनाए गए। यही नहीं, भक्तों को किस रास्ते आना जाना है इसे लेकर स्पष्ट मार्किंग क्यों नहीं की गई और इतने बड़े आयोजन के बावजूद इमरजेंसी रास्ता क्यों नहीं था। भीड़ के हिसाब से मेडिकल इंतजाम क्यों नहीं किए गए, मौके पर वॉलंटियर कम क्यों थे। यही नहीं, सवाल ये भी कि जिस रास्ते से बाबा का काफिला गुजरा उस पर कोई बैरिकेडिंग क्यों नहीं की गई थी। कहा जा रहा है कि सत्संग कराने की जिम्मेदारी 17 लोगों की कमेटी पर थी और इन्हें ही सारे इंतजाम करने थे। पूरे मामले में सेवादारों का रवैया सवालों के घेरे में है। कहा जा रहा है कि सेवादारों की तरफ से धक्का मुक्की की गई। यही वजह है कि पहली नजर में बाबा के सेवादारों की निजी सेना को ही हादसे का जिम्मेदार बताया जा रहा है। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा को लेकर तमाम तरह की खबरें चल रही हैं। फिलहाल तो हादसे के बाद भी भोले बाबा को लेकर लोगों की अंधभक्ति कायम है। कभी कृष्ण के रूप में, कभी शिव जी के रूप में, कभी हनुमान के रूप में, कभी राम के रूप में, और मैंने कहीं साईं बाबा के रूप में, कहीं निराकार के रूप में मैंने साक्षात मैंने दर्शन किए हैं। मैं जानता हूँ मेरे लिए मेरे परमात्मा हैं। हाथरस हादसे का मातम अभी थमा नहीं है। हादसे के बाद यूपी सरकार एक्शन में है, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि जो हादसा थोड़ी बहुत सतर्कता से टाला जा सकता था उसे होने ही क्यों दिया गया। लिहाजा हाथरस जैसे हादसे से बचने के लिए खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। संतोष कुमार शर्मा, मदन गोपाल शर्मा, देवेश पाल और देवेश के साथ हिमांशु मिश्रा, हाथरस, गुड न्यूज टुडे। झारखंड में फिर मुख्यमंत्री बनेंगे हेमंत सोरेन। राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का पेश किया उन्होंने दावा। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। देश के नए आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी कमान संभालने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे। उन्होंने पिछले रविवार को ही अपना कार्यभार संभाला है। इसी के बाद वो सीमावर्ती जिले पहुंच गए, जहां उन्होंने सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों और नियंत्रण रेखा पर तारबंदी के नजदीकी क्षेत्रों के हालात का जायजा लिया। झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। जेल से रिहा हुए हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री होंगे। रांची में सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक हुई। इसमें हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया। वहीं ये बात भी कही जा रही है कि मौजूदा सीएम चंपाई सोरेन जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह को कुछ शर्तों के साथ 4 दिनों की पैरोल मिल गई। ये पैरोल 5 जुलाई से लागू होगी। अमृतपाल ने पिछले महीने लोकसभा चुनाव में पंजाब की खडूर साहिब सीट से निर्दलीय जीत हासिल की थी, लेकिन खालिस्तान का समर्थन करने के आरोपों में घिरे अमृतपाल ने अब तक शपथ नहीं ली है, क्योंकि वो लंबे समय से जेल में बंद हैं। सीआईएसएफ ने साफ किया कि उसने कांस्टेबल कुलविंदर कौर का ट्रांसफर नहीं किया और वो अभी भी सस्पेंड है। पिछले महीने कुलविंदर ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मार दिया था और किसान आंदोलन के दौरान की गई कंगना की टिप्पणी पर अपनी आपत्ति जताई थी। फिर कंगना को थप्पड़ मारने के बाद कुलविंदर को सस्पेंड कर दिया गया। सीआईएसएफ का कहना है कि कुलविंदर के खिलाफ विभागीय जाँच अभी भी जारी है। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने इमरजेंसी की याद दिलाते हुए कहा कि अब कांग्रेस परजीवी हो चुकी है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जनता ने तीसरी बार उन्हें सरकार चलाने का आदेश दिया है। दरअसल विपक्ष लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही ये कहता रहा है कि केंद्र में अल्पमत सरकार है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा था और प्रधानमंत्री मोदी ने
पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में जमकर पलटवार किया और हर एक आरोपों का जवाब दिया। भी खुशी में मगन है। क्या ये खुशी हार की हैट्रिक पर है? आपके मुंह में संविधान की रक्षा शब्द शोभा नहीं देता है। ये पाप कर करके आप बैठे हुए लोग। अत्यंत दर्दनाक, पीड़ादायक। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए, मर्यादा छोड़कर गए। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। लोकसभा की तरह राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस पर एक बार फिर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए एक बार फिर देश को इमरजेंसी की याद दिलाई और कांग्रेस को परजीवी बताया। इमरजेंसी के दौरान संविधान पर जो जुल्म हुआ, जो बुलडोजर चलाया गया संविधान के ऊपर, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी गई, तब उसी दल के महत्वपूर्ण नेता के रूप में वो उनके साक्षी है। फिर भी सदन को गुमराह कर आपातकाल को मैंने बहुत निकट से देखा है। करोड़ों लोगों को कल्पना भार की यातनाएं दी गई है, उनका जीना मुश्किल कर दिया गया था। और जो संसद के अंदर होता था वो तो रिकॉर्ड पर है। लोकसभा में कहा था अब कांग्रेस का परजीवी युग शुरू हुआ है। ये परजीवी कांग्रेस है, जहां वो खुद अकेले लड़े वहां उनका स्ट्राइक रेट शर्मजनक है, और जहां किसी के सहारे, किसी के कंधे पर बैठने का मौका मिला, वहीं पर से बच करके आए हैं। देश की जनता ने आज भी उनको स्वीकार नहीं किया है, वो किसी की आड़ में आए हैं। ये कांग्रेस परजीवी है। कांग्रेस इस बार अपनी ताकत बढ़ने से गदगद है। एक दिन पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जो वार किया था, उस पर प्रधानमंत्री ने जबरदस्त पलटवार किया और मणिपुर पर भी विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी हौसला बुलंद करते हुए, तो फिर उनके टीचर आए कि भाई किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। गृह मंत्री स्वयं कई दिनों तक वहां रहे, गृह राज्य मंत्री हफ्तों तक वहां रहे और बार बार वहां जाकर के संबंधित लोगों को जोड़ने का प्रयास करते रहे। आदरणीय सभापति जी, पॉलिटिकल लीडरशिप तो है ही, लेकिन सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारी जिसका जिसका इन काम से संबंध है, वे लगातार वहां फिजिकल जाते हैं, लगातार वहां संपर्क में रहते हैं और समस्या के समाधान के लिए हर प्रकार से प्रयासों को बल दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने लोकसभा में नीट परीक्षा को लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश की थी। प्रधानमंत्री ने उसका भी जवाब दिया और देश के छात्रों को भरोसा दिलाया कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा। मैं देश के नौजवानों को आश्वस्त करता हूं कि आपको धोखा देने वालों को ये सरकार छोड़ने वाली नहीं। सख्त से सख्त सजा मिले, इसके लिए एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। संसद में इन गड़बड़ियों के खिलाफ सख्त कानून भी हमने बनाया है। वहीं विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट किया और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने सदन को गुमराह करने की कोशिश की है। प्राइम मिनिस्टर अपना राष्ट्रपति अभिभाषण पर जो
भाषण दे रहे थे उन्होंने कुछ गलत बातें सदन को बताई। तो हमारे को बोलते हैं कि हम संविधान विरोधी है। अरे खुद विरोधी है, जन्मतः ही विरोधी है, शुरू से विरोधी है। 3-4 बार एलओपी ने रिक्वेस्ट की कि वो इंटरवीन करना चाहते हैं क्योंकि वहां पे झूठ परोसा जा रहा था और एक जैसे बार बार ये एक नॉर्म बन गया है कि मिनिस्टर्स भी आकर इंटरवीन करते हैं, तो इन्होंने इनको इंटरवेंशन देने का समय नहीं मिला। 3-4 बार हमने रिक्वेस्ट की माननीय चेयरपर्सन से, पर उन्होंने मौका नहीं दिया। इसलिए हमने कहा कि अगर हमारी सुनवाई नहीं करनी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सिस्टम ही ये नहीं मानते हैं, अभी भी उसी अहंकार से चल रहे हैं, तो हमने भी सदन से वॉकआउट किया। विशेष सत्र के बाद संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलने की उम्मीद है और माना जा रहा है कि विशेष सत्र की तरह ही बजट सत्र भी हंगामेदार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपके जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। बुधवार को शेयर बाजार में बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 545 अंक उछलकर 79,987 के ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 163 अंक ऊपर चढ़ा, ये 24,286 पर पहुंच गया। बैंक, आईटी, ऑटो समेत लगभग सभी सेक्टरों के शेयरों में तेजी रही। सोने चांदी की कीमतों में तेजी आई। पिछले कुछ दिनों में उतार चढ़ाव के बाद बुधवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 50 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 72,550 रुपए हो गई। वहीं चांदी भी 300 रुपए महंगी हुई। अब 1 किलो चांदी की कीमत उछलकर 91,300 रुपए पर पहुंची। मलेशिया के लोगों के लिए भारत घूमना और आसान हो गया। भारत घूमने की चाह रखने वाले मलेशियाई सैलानियों को अब महीने भर के लिए फ्री में ई वीजा मिलेगा, जिसके जरिए वो 30 दिन के भीतर 2 बार भारत घूमने के लिए आ सकेंगे। दरअसल भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुआलालंपुर में भारतीय उच्चायोग ने मलेशियाई टूरिस्ट के लिए नए ई टूरिस्ट वीजा का ऐलान किया है। बाइक निर्माता कंपनी बजाज ऑटो शुक्रवार को देश में अपनी पहली सीएनजी बाइक लॉन्च करने वाली है। दावा है कि ये दुनिया की पहली सीएनजी बाइक होगी। लॉन्चिंग से पहले कंपनी ने इसकी झलक दिखाई है। बजाज के इस नई सीएनजी बाइक में 125 सीसी इंजन होगा। साथ ही इस बाइक में एक 5 लीटर का फ्यूल टैंक भी दिया जाएगा। वहीं सीट के नीचे सीएनजी टैंक फिट मिलेगा। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी से जुड़े कार्यक्रम में ईशा अंबानी का लुक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें वो एक सिंपल सलवार सूट में नजर आ रही हैं। वहीं उनके पति आनंद पीरामल ने भी फूलों वाली जैकेट पहनी है। हालांकि ईशा की ये सलवार सूट भी लाखों की बताई जा रही है। दरअसल ईशा अंबानी अपने परिवार की ओर से कराए जा रहे एक सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुई थी। इस सामूहिक शादी समारोह का आयोजन मुकेश अंबानी ने किया था। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती हैं। मां बनना हर महिला के लिए बेहद खास पल होता है, लेकिन मौजूदा वक्त में नौकरी और दूसरी चुनौतियों की वजह से कई बार महिलाएं देरी से भी मां बनना चाहती हैं। हालांकि कई बार शारीरिक स्थिति साथ नहीं देती। इसी का तोड़ एग फ्रीजिंग है, जिसका चलन मौजूदा वक्त में काफी बढ़ रहा है। एग फ्रीजिंग तकनीक पुरानी है, लेकिन बदलते वक्त के हिसाब से अब ये दूसरी वजहों से भी चर्चा में आ गई है। पहले जहां गंभीर बीमारी से जूझ रही महिलाएं सही समय पर गर्भधारण के लिए एग फ्रीजिंग जैसी तकनीक का इस्तेमाल करती थीं, वहीं अब इसका इस्तेमाल शादी से पहले करियर को प्राथमिकता देने वाली महिलाएं धड़ल्ले से कर रही हैं। क्योंकि इस तकनीक की खासियत ये है कि इसमें मां बनने के लिए महिलाएं गर्भधारण की उम्र में अपने एग को सहेज कर रखवा सकती हैं और कुछ सालों बाद इसी अंडे से गर्भधारण कर सकती हैं। ऐसे में उनके लिए ये तकनीक वरदान साबित हो रही है। अब सोशल फ्रीजिंग बहुत कॉमन हो गई है, क्योंकि ये तकनीक पहले भी थी, पर अब उसका जो मकसद चेंज हो गया है। अब औरतें जैसे शादी लेट कर रही हैं, 21 साल से या 23 साल से लेकर 35 साल तक द बेस्ट टाइम ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट, और अगर 35 साल को क्रॉस कर जाते हैं तो उनका जो एग रिजर्व होता है वो फॉल करना शुरू कर जाता है, तो उनको प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आती है, तो कई बार डोनर एग लेना पड़ता है। पर इस तकनीक के कारण, इस तकनीक के जरिए 28 साल की लड़की या 30 साल की लड़की अगर शादी लेट प्लान कर रही है तो वो अपने एग फ्रीज करा सकती हैं, और जब शादी करें तो उन्हीं के एग्स पे उनके हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइजेशन होके IVF के जरिए
उनका इक्सी के जरिए उनका प्रेगनेंसी होने का सपना पूरा हो सकता है। डॉक्टर्स के मुताबिक आमतौर पर महिलाओं में गर्भधारण की उम्र 20 से 30 साल के बीच होती है, लेकिन जिंदगी में कुछ बनने, कुछ खास करने की चाह में ये उम्र बहुत तेजी से निकल जाती है। ऐसे में लड़कियां इस उम्र में शादी से भी परहेज कर रही हैं, जिससे उन्हें बाद में मां बनने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा बदलते दौर में ये तकनीक उनकी मुश्किलों को आसान बना रही है। आलम यह है कि छोटे शहरों में भी एग फ्रीजिंग का चलन बढ़ रहा है। एग फ्रीजिंग को मेडिकल भाषा में ओसाइट क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्भधारण की वास्तविक उम्र में महिलाओं के एग्स निकाल लिए जाते हैं और उन्हें एक विशेष लॉकर में सुरक्षित रख लिया जाता है। हमारे पास क्वेरीज अनमैरिड गर्ल्स की काफी आई हैं, पर अनमैरिड गर्ल्स अभी फ्रीज करने के लिए कम आगे आ रही हैं। आई थिंक मे बी दे आर स्टिल थिंकिंग कि शायद टाइम है, सोशल स्टिग्मा है या पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे हैं, आई डोंट नो, पर क्वेरीज बहुत आती हैं। अभी भी हमारे 3-4 पेशेंट्स ऐसे हैं जो पूछ रहे हैं कि मैम हम कराना चाहते हैं, तो हम कहते हैं जब तक कंसेंट नहीं होगा किसी फैमिली मेंबर का, अकेले का नहीं हम करेंगे, तो मे बी दे आर वेटिंग फॉर दैट। पर मैरिड वुमेन जो अभी करियर प्लान कर रही हैं, मतलब बेबी नहीं चाह रही हैं, उनके फ्रीज हो रहे हैं ऑलरेडी। कुल मिलाकर अब इस एग फ्रीजिंग तकनीक ने महिलाओं को सही समय में गर्भधारण के तनाव से मुक्ति दे दी है, क्योंकि इस तकनीक के जरिए 20 से 39 साल तक की महिलाएं अपने अंडे सुरक्षित रख सकती हैं और 15 साल के भीतर जब चाहे मां बन सकती हैं। साइंस ने कितनी तरक्की कर दी है कि अगर महिला है या फिर जो हस्बैंड है वो बाद में बच्चा चाहते हो, तो आप आसानी से अपने स्पर्म्स को और महिला है अपने एग्स को फ्रीज कर सकती है। और लगातार चंडीगढ़ में अब जो ट्रेंड्स है वो बढ़ रहा है। महिलाएं हैं वो इस बारे में लगातार जागरूक हो रही हैं और अपने एग्स को फ्रीज करवा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश दुर्गापाल के साथ ललित शर्मा, चंडीगढ़। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी कॉलेज में ड्रेस कोड की। मुंबई के चेंबूर इलाके में बना एनजी आचार्य एंड के मराठे कॉलेज ड्रेस कोड को लेकर चर्चा में। दरअसल कॉलेज प्रशासन की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें सभी स्टूडेंट्स को फॉर्मल ड्रेस कोड को लेकर सख्त हिदायत दी गई है। नोटिस के मुताबिक कॉलेज में लड़कियों के लिए हिजाब, नकाब, बुर्का और स्टोल पहनकर आना मना है, तो वहीं जीन्स और टी शर्ट पर भी बैन लगा दिया गया है। इसके अलावा रिवीलिंग कपड़े पहनने पर भी रोक लगाई गई है। नोटिस में कहा गया है कि लड़के हाफ या फिर फुल शर्ट और ट्राउजर पहनकर कॉलेज आएं, जबकि लड़कियां शालीन दिखने वाले इंडियन और वेस्टर्न कपड़े पहन सकती हैं। हमारे सहयोगी एजाज खान ने कॉलेज के बाहर स्थिति का जायजा लिया और कुछ स्टूडेंट से भी उन्होंने बात कर उनकी राय जानी है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के चेंबूर स्थित एनजी आचार्य एंड के मराठे कॉलेज के बाहर, जहां पर कॉलेज प्रशासन ड्रेस कोड को लेकर काफी सख्त दिखाई दे रहा है। तस्वीर में देख सकते हैं ये एनजी आचार्य मराठा कॉलेज है, जहां पर मेन गेट पे ही ड्रेस कोड को लेकर जो नोटिस है वो लगाया गया है और सभी बच्चों को ये कहा गया है जो कॉलेज की तरफ से ड्रेस कोड अलाउ किया गया है आप उसे ही पहन कर आ सकते हैं। आपको बता दें कई बच्चे ऐसे थे जो आज ड्रेस कोड का पालन नहीं कर रहे थे, उन सभी को कॉलेज से बाहर कर दिया गया, यानी कि वो अंदर उन्हें जाने नहीं दिया गया है। कई बच्चों का ऐसा कहना था कि क्योंकि कल हम इस कॉलेज में नहीं आए थे, जिस वजह का हमें इसकी जानकारी नहीं थी, बावजूद उसके उनको अंदर नहीं जाने दिया। आपको बता दें इसी ड्रेस कोड के चलते 9 छात्राओं ने हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था। हालांकि जो हाई कोर्ट की तरफ से उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था, उसके बाद आज फिर से यहाँ पर एक नोटिस लगाया गया है जिसमें कहा गया है कि सभी बच्चों को ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य है। क्लास में नहीं पता है, व्हाट्सएप पे भेजा था ऐसा, बट ऐसा मैंडेटरी ये ऐसा इतना कंपलसरी ऐसा लगा नहीं था कि क्या कर सकते हैं, तो जबरदस्ती हुआ। बोले कि ड्रेस कोड आया है नया जिसमें सिर्फ शर्ट पहन सकते हैं और ट्राउजर और फॉर्मल पैंट्स बस, तो हम लोग को अलाउड नहीं कर रहे। मैं कल नहीं आया था ना, तो इसलिए मुझे पता नहीं था उतना कि स्ट्रिक्टली हो गया है। नोटिस तो दिए थे लेकिन मेरे को पता नहीं था इतना स्ट्रिक्टली हुआ है। जीन्स तो अभी चालू किया है, फटा हुआ जीन्स वगैरह वो सब अलाउड नहीं, वो भी अच्छा ही मेरे को सही डिसीजन लगता है, क्योंकि हम लोग सीखने आते हैं, ज्यादा कुछ फैशन विशन करने कुछ नहीं आते कि ऑल रिलीजन सेम है। मैं कौन से कास्ट का वो सामने वाला मेरे दोस्त कौन से कास्ट का है, तो उसका फर्क नहीं पड़ता, हम लोग सिर्फ सीखने आते हैं। अभी नोटिस लगा है तो वो थोड़ा पर थोड़ा अच्छा भी है, बच्चे लोग का आने भी मन करे टाइम पे इसलिए।
पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रेस तैयार। जी हां, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसे ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए चले डिजिटल गलिए। अमेरिकी कंपनी मोटोरोला का फोल्डेबल फोन मोटोरोला रेजर 50 अल्ट्रा गुरुवार को लॉन्च किया जाएगा। हालांकि चीन समेत कई देशों में पहले ही इसकी लॉन्चिंग हो चुकी है। कहा जा रहा है कि इसमें यूजर्स को सुपर जूम, कलर ऑप्टिमाइजेशन और AI मैजिक कैनवास समेत कई फीचर मिलेंगे। चीन की एक लड़की ने टेस्ला कार को लेकर एक सुझाव दिया, जिसे एलन मस्क ने तुरंत मान लिया। दरअसल मॉली नाम की इस लड़की ने अपनी टेस्ला कार में लगी स्क्रीन पर बग आने का दावा किया। जब टच स्क्रीन पर एक नई लाइन बनाई जाती है तो बीच बीच में कुछ लाइनें गायब होने लग जाती हैं। इसके बाद मॉली की मां ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जो वायरल हो गया। फिर टेस्ला चीफ एलन मस्क ने मॉली को जवाब भी दिया और इस बग को सुधारने की बात कही। दावा है कि दुनिया में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रेस बनाई गई, जिसे क्रिस्टीना अनसर्ट नाम की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बनाया। ये मेडुसा ड्रेस काले रंग की है, जिसमें कई सांप के डिजाइन भी दिए गए हैं। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।